Yes, sir. Okay, so let us start the remaining portion of Unit 3. Today we'll go through, as I discussed with you, the, 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 the important points regarding which we are going to cover by today. Yesterday itself we have discussed. So today we'll complete our balance sheet, profit and loss statement, fund flow and cash flow statement, and what is break-even point. Okay, so by tomorrow onwards we will start Unit 4. Okay, so first of all, let us see what is balance sheet and how it is useful for us to analyze the things. A balance sheet is basically, it gives us a picture about it's a picture about the financial position of the business as it just a minute. Friend has come. As it records the assets and liabilities of the business, and at the end of the accounting period money say quarterly, either it is quarterly or it is a financial period. So after that trading and profit and loss statement has been made, माने बैलेंस शीट के थ्रू फिर हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है ये अपन आगे देखेंगे, ये इसे अभी कवर करेंगे. ठीक है. So the preparation basically of the balance sheet is on the same pattern of the trade entities have done. क्या आया क्या गया. It actually depicts the liability also. Assets क्या है, liabilities क्या है. Liabilities माने देनदारी, assets माने ऐसी चीजें जो बन गई, मतलब जैसे घर में बोलते हैं ना एसेट बन गया, फर्नीचर बन गया, कार आ गई, मकान बन गया, that is an asset. So at the end of the year, normally we used to see, or on the quarterly basis also, half-yearly basis also, we used to see this. So assets जो कि हैं वो right hand side पे रखे जाते हैं और जो liabilities हैं वो left hand side पे रखी जाती हैं जब हम ये balance sheet को बनाते हैं. शीट माना पूरा एक पर्चा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम लाइबिलिटीज रखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम लोग एसेट्स को रखते हैं. और इनके फीचर्स हैं एक्चुअली ये लास्ट स्टेप होता है, अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद बनाई जाती है इसलिए इसको लास्ट स्टेप कहते हैं. और ये एक स्टेटमेंट होता है, जैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, कोई अकाउंट नहीं है. जैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हो ना कि पिछले एक वीक, मिनी स्टेटमेंट वही होता है कि 7-8 एंट्रीज एक साथ देता है. तो ये भी एक स्टेटमेंट है, काफी समय के बाद इसको निकाला जाता है और ये होने के बाद निकालते हैं, होते हुए या होने से पहले नहीं बनाया जाता, इसलिए इसको लास्ट स्टेप भी कह रहे हैं. और इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो भी आपने किए हैं, आया है क्या गया है. नॉर्मली इसमें दो साइड्स होते हैं, एक एसेट्स और लाइबिलिटीज. एसेट्स जो हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं और लाइबिलिटीज जो है हम वो राइट हैंड साइड में रख रहे हैं. तो टोटल दोनों साइड का हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है. और द बैलेंस शीट एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक बिजनेस की कि वो कितना फायदे में है और कितना नहीं. ठीक है. और इसके बाद ये बनने के बाद जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाया जा सकता है किसी भी फर्म के लिए. तो जब भी हम कोई कंपनी पब्लिक लिस्ट करती है अपने आप को, तो बैलेंस शीट्स और उस साल की बैलेंस शीट, उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस और उस साल के फाइनेंशियल पूरे स्टेटमेंट वो न्यूज़पेपर में देती है जब वो लिस्ट होने वाली होती है. तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है या ऐसे जो भी फाइनेंशियली एचटी फाइनेंस है, उसमें जो कागज आते हैं उसमें ये चीजें वो डिस्क्लोज करते हैं. और वैसे भी ऑन अ रेगुलर इंटरवल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली अपनी हर कंपनी अपने परफॉर्मेंस को न्यूज़पेपर में फाइनेंस वाले एरिया में पब्लिश करती ही है, जिससे पब्लिक को उस कंपनी के बारे में पता रहे. स्पेशली वो कंपनीज करती हैं ये जो पब्लिक लिस्टेड होती है, जिसके शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है. ओके. सो देन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये है क्या एग्जैक्टली
और क्यों निकाला जाता है, ये बैलेंस शीट बनाने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, बैलेंस शीट का जो डायग्राम ये है, बैलेंस शीट कैसी होती है, इसका मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा कि बैलेंस शीट कैसी बनती है और जो दो साइड होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको एग्जाम के लिए प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे। टुमारो विल हैविंग अ टेस्ट ऑफ यूनिट 3, okay, and be prepared for it. You have all the notes and I'll share the rest of the portion by today itself. Okay, so now the profit and loss statement. The profit and loss statement exactly shows the net profit and net loss of the business. जो सादी अकाउंटेंसी होती है ना, that is profit and loss statement. तो नेट प्रॉफिट क्या है उस कंपनी का, माने खर्चे काट पीट के, नेट माना सब काट के, खर्चा पानी बिजली चाय पानी फोन इधर उधर सब आना जाना पेट्रोल भाड़ा सब काट के जो नेट प्रॉफिट, या अगर नेट लॉस भी हो सकता है, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन उस अकाउंटिंग पीरियड में अगर आप क्वार्टर का देख रहे हो तो उसी क्वार्टर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वार्टर 31 हो गई माने एक को अपन काउंट नहीं कर सके, 31 तक जितना हो गया उतना ही, भले ही आपको एक को जो आपने पिछले क्वार्टर में पेमेंट करी थी उसका बकाया अगली एक को आना था, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्वार्टर टू क्वार्टर ही होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेड पूरा हो जाए, वो टाइम माने अकाउंटिंग पीरियड टाइम ही गिना जाएगा। सो इस तरह का जो अकाउंट होता है वो हम प्रिपेयर करते हैं टू एज आई टोल्ड यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। वो हुआ है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, उस बिजनेस कंसर्न का अकाउंटिंग पीरियड में, है ना। So it is initiated with the gross loss on the debt side and gross profit on the credit side. Now the value is obtained from the balance sheet, ठीक, और जो कि फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कैरी होती है। अगर एक बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस हो रहे हैं इन एडिशन टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उनमें जो डायरेक्ट खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस इर्द गिर्द वाले होते हैं उनको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमको ऑफिस के लिए पेपर भी चाहिए, स्टेशनरी भी चाहिए, है ना, चाय पानी भी चाहिए, लाइट बिजली पंखा भी चाहिए। सो दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टाइप। तो इस तरह से ये हम चेक करते हैं कि हमको, और फिर एट द एंड हम चेक करते हैं कि हमको ग्रॉस और नेट, ग्रॉस माने टोटल, ग्रॉस टर्म जब यूज होती है इसका मतलब उसमें कुछ कटिंग नहीं हुई है, और नेट टर्म जब यूज होती है सारे खर्चे काट के, है ना। जिसका इसका इसको इस तरह से समझे आप कि मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, उसको 12 रुपए में बेचा, तो 12 रुपए क्या हुआ, मेरा ग्रॉस टोटल हुआ, ग्रॉस हुआ, ठीक। अब इसमें मैंने 10 रुपए बेच दिए, 10 रुपए तो मेरी खरीद थी वो भी हटा दी, मैंने 2 रुपए बचे। अब 2 रुपए में मान लीजिए 1 रुपया मेरा खर्चे में निकल गया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, 1 हुआ। अगर यही मैं 11 रुपए कमाता तो वो बिल्कुल जीरो 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 हो जाता, ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता। अगर 10 का खरीदता और 10 पे ही बेचता तो एक तरह से मेरा लॉस होता, तो वो नेट लॉस काउंट होता। तो आपको समझ में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में डिफरेंस क्या है। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं एक एक्चुअल बिजनेस में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, वो किस तरह के होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, प्रोविजंस है, फ्राइट एंड कैरिएज ऑन सेल्स है, माने जो ट्रक से माल भाड़ा, फ्राइट एंड कैरिएज जो होता है ना सेल्स में, वो होता है माल भाड़ा, वेजेस सैलरीज है, ठीक है। ये सारे अपीयर करते हैं कहाँ पर, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों, क्योंकि ये खर्चे हैं, और जो पैसा आता है, जो पैसे की आवक होती है, एंट्री होती है, वो होती है क्रेडिट साइड में, है ना। तो और जो ये खर्चे वाली चीजें हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये उसमें जाती है, क्या बोलते हैं, डेबिट साइड में जाती है ना। तो हमने बिजनेस इसमें देखा था, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में देखा था, तो एसेट्स और लायबिलिटीज करके दो चीजें थी, है ना। दो कॉलम पैरेलल चलते हैं,
बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी चलती है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट चलता है। तो वहां भी एसेट माने जो आया, जो एसेट है मेरा, लायबिलिटी जो मेरी देनदारी है, और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट और डेबिट माने उधारी है तो डेबिट है, क्रेडिट माने आया, कैश पैसा आया मेरे पास, तो दैट इज क्रेडिट, क्रेडिट है ना। और अगर हमको जैसे नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस कर दो और उसके ऊपर कोई और इनकम आई है तो उसको और जोड़ लो, तो ये हमको क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक, फिर जब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाता है तो इसी के साथ साथ पैरेलल हम ट्रेडिंग अकाउंट भी उसका बना सकते हैं, ट्रेडिंग स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि कैश फ्लो और फंड फ्लो क्या है। कैश फ्लो और फंड फ्लो दो अलग तरीके के एनालिसिस होते हैं। और भी कैश फ्लो एक्चुअली बताता है कि कितना कैश का बाहर की तरफ फ्लो हुआ है बिजनेस की बाउंड्रीज से और कितना अंदर की तरफ फ्लो हुआ है। बाहर की तरफ जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो, जो अंदर की तरफ फ्लो होता है टुवर्ड्स द बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस या इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस, तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, जो कैश आया और कैश गया तो उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ठीक है, या कुछ कैश इक्विवेलेंट हो, जरूरी नहीं है हार्ड कैश हो, या कैश इक्विवेलेंट हो, है ना, जिसको तुरंत ही इनकैश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, डिबेंचर्स है, एफडीज हैं, इस तरह की चीजें जो है ना, मतलब जो अपनी सादी भाषा में बता रहा हूँ आपको, जो कैश के इक्विवेलेंट है, जिनको तुरंत ही लिक्विडिफाई किया जा सकता है, बेच के कैश निकाला जा सकता है। ये भी देखिए, फाइनेंस में जो भी चीजें होती हैं दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और स्ट्रिक्टली टू से अबाउट अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। ओके, अकाउंटिंग पीरियड भी बोला जाता है। क्लियर? अब बहुत सारे सोर्स होते हैं कैश फ्लोज के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, बट इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम द कोर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जो कोर ऑपरेशन से उससे आया हुआ कैश। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के जो कैश फ्लोज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमने कोर बिजनेस या कोर ऑपरेशंस के अलावा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से अगर कैश फ्लो हो रहा है या वहां की तरफ हो रहा है तो ये कैश फ्लो वहां का है। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो एक्चुअली what does it mean? It involves the changes in the flow of cash which involves selling or paying of financial instruments such as issuance of debt, issuing shares, debentures or repayment of debt. I mean debt माना उधारी, डिबेंचर्स माना एक तरह के एफडीज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज जब बात करती है, लिस्टेड कंपनी होती है, वो जो सादे शब्दों में कहो, जिनको वो जो एफडी निकालती है उनको कहते हैं डिबेंचर। उसकी वैल्यू गिरेगी नहीं डिबेंचर की, ठीक है, लेकिन वो डिबेंचर जो है वो आम पब्लिक को नहीं दिए जाते, वो उनके जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, वही या कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वो वही ले सकते हैं आपस में। इश्यूज जो शेयर्स इशू होते हैं वो सबके लिए हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो सब आम पब्लिक को नहीं कर सकती, लेकिन लिमिटेड कंपनी है तो वो बाहर के लोगों को कर सकती है। ठीक है, नाउ अब अगर हम समझें कि फंड फ्लो का एनालिसिस कैसा है, तो फंड फ्लो एक्चुअली रिफर करता है वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी की। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तो ये ध्यान में रखकर बनाते हैं कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। मैंने बार बार कहा है, फाइनेंस की जब भी बात होती है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही गिने जाते हैं। ठीक है, नाउ इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंड फ्लो इंफॉर्मेशन यहीं से निकालते हैं। फंड फ्लो इंफॉर्मेशन को हमेशा हमको पब्लिक को बताना होता है या प्रमोटर्स को बताना होता है, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं
वो तो मतलब जो बोर्ड होता है वो तो उसका तो पैसा लगा ही होता है, इसके अलावा प्रमोटर्स भी होते हैं जो कई बार स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, मतलब वो खाली इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट लेते हैं, और कई बार प्रमोटर की तरह काम करते हैं, तो मतलब उनका स्लीपिंग पार्टनर से ज्यादा रहता है प्रॉफिट, मतलब वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह के लोग होते हैं। नाउ देयर आर two types of inflows of funds in a business, which are funds generated by the core operations of the business, as I told you, है ना। जैसे कैश फ्लो में भी हमने देखा था, एक कोर ऑपरेशन से हो रहा था, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से हो रहा था, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हो रहा था। तो यहाँ पर भी फंड फ्लो में भी पहले तो फंड जो जनरेट हो रहा है वो कोर बिजनेस ऑपरेशन से होगा, दूसरा लॉन्ग टर्म फंड्स अगर आपने कहीं से रेज किए हैं, तो जैसे आपने शेयर्स इशू किए हैं या आपके कुछ फिक्स्ड एसेट आपने बेचे हैं, तो फंड का फ्लो या इनफ्लो होगा ना। अब इनमें अगर मैं देखता हूं कि डिफरेंस क्या होता है कि पर्पस क्या है दोनों का, अगर हम डिफरेंस में समझें तो जो कैश फ्लो है वो बताता है कि मूवमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग द बिगिनिंग एंड द टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और इसी तरह फंड फ्लो हमको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की between the beginning at the and the no, between the previous and the current accounting period, पिछले और अभी के अकाउंटिंग पीरियड में क्या डिफरेंस था। सो दिस वाज द मेजर पॉइंट बिटवीन द टू, दैट इज कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। और लास्ट वन इज टुडेज ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कल भी मैंने आपको डिस्कस एक ब्रीफ दे दिया था। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सारे कंपनी के रेवेन्यू जो है उसके एक्सपेंस के बराबर हो जाए, माने जितना मैंने खर्चा किया उतना मेरे पास आ गया और हाथ में मेरे क्या बचा, ठेंगा, जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट, जीरो पोजीशन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर इसको समझे तो ब्रेक इवन पॉइंट इट्स अ टर्म इन अकाउंटिंग दैट रेफर्स the situation of a company where exactly the revenues and the expenses are equal for a specific accounting period. Mind it, whatever financial activity you are doing, it is you are doing it for a particular accounting period. It means there is no profit and no loss to the company. Now if you broke even BEP, that may also refer revenues that are needed to be reached in order to compensate for the expenses that we have incurred during again a specific period. कल की क्लास में मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर एक XYZ कंपनी है लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रही है, उसका रेवेन्यू भी अगेन लाख रुपए है सब जोड़ जाड़ के, तो उस कंपनी वो कंपनी ऑलरेडी ब्रेक इवन पे पहुंच चुकी है, इसका मतलब उसके पास खोने को भी कुछ नहीं है और उसने पाया भी कुछ नहीं। ठीक है, सो आई केप्ट माय प्रॉमिस एंड आई हैव कंप्लीटेड माय today's topic within half an hour, and tomorrow we will start with um, fourth unit. Okay, so if you have any doubt you can discuss me now.
ओके, उसको मैं रीलॉग इन कर रहा हूँ और उसके बाद प्रोजेक्ट के जो भी कैंडिडेट है आ जाए, क्योंकि 45 मिनट का जो स्लॉट है ऑलरेडी उसमें। ओके, थैंक यू, आई विल कॉल इट अ डे। थैंक यू, आई एम रीलॉगिंग फ्रॉम द